सनशाइन क्लासेस जेआरडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सनशाइन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SCJ लाइव। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है क्लास 10 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख चुके थे। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो 2 अंक वाले सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्या सवाल है आपके क्वेश्चन? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर है राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक सामूहिक एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वीकृत करती है। अगर कोई व्यक्ति को या किसी समूह को, किसी राष्ट्र को इतिहास के आधार पर, परंपरा के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर एकीकृत किया जाए, एकजुट किया जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है निरंकुशवाद। दूसरा सवाल क्या है? निरंकुशवाद। ठीक है, निरंकुशवाद बहुत आसान है। अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में तो देखो, ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जाए उसे हम निरंकुश कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल, निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाना संभव नहीं हो। अब देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। बोल रहा है ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उसे ऐसी रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही शासन को निरंकुश कहते हैं। इतिहास में इसे निरंकुश कहा जाता है। 2 चीज ध्यान रखना, क्या है? राजशाही सरकार है ये। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होता है, केंद्रीकृत होता है और सैन्य बल पर आधारित होता है, और ये दमनकारी सरकारें होती है। निरंकुश सरकार से क्या समझ में आया? कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सके। ये एक राजशाही परंपरा होती है, राजशाही व्यवस्था हो सकती है। इसमें सरकारें केंद्रीकृत होती है और सैन्य बल कार्य करती है, मतलब इस पर जो है सैन्य बल कार्य करती है, और ये सैन्य बल जो है हो सकता है ये सरकारें चला, जैसे हिटलर का सरकार था। कभी कभी प्रजातंत्र में भी सरकार देखने को मिलती है। अगर आपको पाकिस्तान याद होगा, जहाँ पाकिस्तान में तख्ता पलट कराया गया था, तो वो भी निरंकुश शासन व्यवस्था में देख सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग। हिटलर याद होगा आपको, निरंकुश शासन व्यवस्था का उदाहरण हिटलर है। अगला है क्वेश्चन, कल्पना दर्श क्या है? कल्पना दर्श डिस्टोपिया। जब कभी आप इस तरह की शासन व्यवस्था से जूझ रहे हैं जो बहुत निरंकुशवादी शासन व्यवस्था हो, तो मन में ख्याल आना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छी शासन व्यवस्था हो, बहुत बेहतरीन शासन व्यवस्था हो, इतना अच्छा शासन व्यवस्था हो जहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो। तो वही है कल्पना दर्श। बोल रहा है कि ऐसी समाज की कल्पना करना जिसका संभव होना, जिसका जो इतना आदर्श है, जो इतना आदर्श है, जिसका साकार होना लगभग असंभव है। इतना आदर्श शासन व्यवस्था है या इतना आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं, कुछ भी चीट नहीं होना, सब कुछ ठीक ठाक होना, नीट एंड क्लीन होना, बहुत साफ होना, हर किसी को अधिकार मिलना, इस तरह की बातें हम लोग सोच रहे हैं या सोचने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी कल्पना करना संभव से परे है, इसी को हम लोग कल्पना दर्श बोलते हैं। काफी बार एग्जाम में आया ये सवाल। आगे देखिए, फ्रेडरिक सारियो। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो फ्रेडरिक सारियो को जानते होंगे। फ्रेडरिक सारियो चित्रकार था। देख लीजिए क्या लिखा हुआ। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? तो फ्रांसीसी का चित्रकार था। उसने 1848 ईस्वी में 4 चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे? 4 चित्र बनाए थे। इसमें से उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था, अपने संशों का सच्चा संसार रचा था, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। फ्रेडरिक सारियो ने क्या किया? इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ का चित्रकार था? तो फ्रांसीसी का चित्रकार था, फ्रांस का चित्रकार था। उसने चित्र बनाना कब शुरू किया था? तो 1848 में शुरू किया था। उसके द्वारा कितने चित्र बनाए गए थे? तो 4 चित्र बनाए गए थे। कितने चित्र बनाए गए थे? तो 4 चित्र बनाए गए थे। उन चित्रों में क्या बताया गया था? तो उन चित्रों में फ्रांसीसी का जो चित्रकार था फ्रेडरिक सारियो, उसने अपने सपनों का संसार रचा था, सपनों का संसार रचा था, और अपने सपनों का संसार के रचने के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया था कि आखिर गणतंत्र कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता कैसे मिलनी चाहिए, ज्ञानोदय कैसे होना चाहिए, और एक आदर्श राष्ट्र कैसे बनना चाहिए। उन सारी चीजों को चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है?
देखिए राष्ट्र, अगर हम किसी देश के बारे में बात करें, जैसे हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, फिर भी देखते हैं क्या कहता है। अर्नेस्ट रेनर, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र समान नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। बोल रहा है कि अगर एक समान के नस्ल हो, एक समान के धर्म हो, एक समान के नस्ल के लोग रहते हैं, एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी है और व्यापक एकता होता है, उसका अस्तित्व रोज जनमत संग्रह है। बोल रहा है कि अगर कोई समूह एक लंबे समय तक किसी एक जगह पर निष्ठा, त्याग और बहुत सारे चरम स्थितियों के साथ रह रहा है, एकता के साथ रह रहा है, अस्तित्व में रह रहा है और जनमत संग्रह के साथ रह रहा है, यानी सभी लोगों का एक सहयोग करके रह रहा है, तो उसे हम लोग राष्ट्र कहेंगे। ये कौन कह रहा है? फ्रांसीसी दार्शनिक। दार्शनिक क्या होता है? तो दार्शनिक एक व्यक्ति होते हैं जो पहले जमाने में कहीं घूमने जाते थे और अपने घूमने के दौरान, अपने मतलब यात्रा के दौरान जो है वो चीज़ों को देखते थे, समझते थे, उन्हें किताबों में लिखा करते थे। वो सही मायने में एक विकिपीडिया हुआ करता था। आज के ज़माने के लिए इसको विकिपीडिया कह सकते हैं। तो राष्ट्र एक मतलब कह सकते हैं समान नस्ल, समान धर्म या क्षेत्र के रहने वाले लोगों में अगर लंबे समय तक एक ही तरह के प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ में रहना है और व्यापक स्तर पर कर रहे हैं, एकजुट होकर रह रहे हैं, तो उसे हम राष्ट्र कहेंगे। अब एक यहाँ नया वर्ड निकला, जनमत संग्रह। तो आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि जनमत संग्रह क्या होता होगा। तो आइए देखते हैं जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान। देखिए हम लोग अभी वोट देते हैं, वोट देने की पद्धति भारत में तो है बहुत अच्छा। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हम मतलब हर 18 साल की उम्र के सभी पुरुष, महिला और आजकल तो थर्ड जेंडर को भी वोट देने का अधिकार मिलने लगा है। लेकिन वोट से पहले भी एक स्थितियां थी जिसको मैं जनमत संग्रह कहा जाता था। भारत में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हुई हैं, जैसे जूनागढ़ का भारत में विलय होना, ये जनमत संग्रह के कारण संभव हो पाया था। अगर आप इतिहास में पढ़े होंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाए। मगर जनमत संग्रह में दो स्थितियां होती है। जनमत संग्रह में किसी क्षेत्र में दो कैटेगरी होती है, या तो आपको यस बोलना होता है या तो आपको नो बोलना होता है। कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाता है कि आप इस पर सहमत हैं या सहमत नहीं है। अगर जिस कैटेगरी में जितना लोगों को ज़्यादा सहमति बनती है, वो प्रस्ताव उसके तरफ पास हो जाता है। जैसे अगर आपको याद होना चाहिए, अगर आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं, तो कि जनमत संग्रह द्वारा जो भारत में जूनागढ़ को मिलाया गया था, जब जूनागढ़ को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया था, लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जाएगा ये, लेकिन जूनागढ़ क्योंकि बहुत बीच में आता था भारत का, तो जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में लाया गया था। रूढ़िवाद क्या है? अगर आप देखें तो रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलाव की जगह क्रमिक धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। देखिए रूढ़िवाद कोई गलत परंपरा नहीं है। रूढ़िवाद कहता है कि हम अपने रिवाज को लेके चलेंगे, हम अपने परंपराओं को लेके चलेंगे, संस्थाओं को लेके चलेंगे, बदलाव करेंगे जरूर, लेकिन बदलाव हमारा बहुत तेज नहीं होगा। हमारा बदलाव बहुत तेज नहीं होगा, हमारा बदलाव स्लोली होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बदलाव के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम देखना पड़े। इसलिए रूढ़िवाद ये कहता है कि हम बदलाव को बहुत स्लोली करेंगे, क्रमिक विकास करेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें कह रहा है कि तेज बदलाव की जगह हम क्रमिक विकास को, धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देंगे। क्रम के अनुसार जो आते जाएगा, जिसकी ज़्यादा जरूरत है उसको पहले करेंगे और जिसको कम जरूरत है उसको बाद में करेंगे। इसी प्रथा को रूढ़िवाद कहते हैं। उदारवाद क्या है? अगर रूढ़िवाद का देखिए, उदारवाद, रूढ़िवाद ये बहुत ऐसे शब्द हैं जो आपको हमेशा इस शब्द का जरूरत पड़ेगा, चाहे आप किसी तरह का विषय पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब चीज़ों में जरूरत पड़ेगा। उदारवाद, उदारवाद का शब्द लातिन भाषा में मूल अर्थ होता है लिबरल, आधार, जिसका अर्थ होता है आजाद। उदारवाद का लैटिन भाषा में अर्थ होता है लिबरल, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। अब भाई नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। तो ये उदारवाद का क्या अर्थ था? व्यक्ति के लिए आजादी, सबसे जरूरी चीज क्या था? व्यक्ति के लिए आजादी, आजाद हो वो व्यक्ति,
और सबसे जरूरी, आजादी से ज्यादा जरूरी क्या था कि कानून के समक्ष वो बराबरी का हकदार हो। ठीक है, पहला क्या था, आजादी, और दूसरा था कानून के नजर में, कानून के नजर में बराबर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधित्व का पक्षधर था। अगर आपको याद होगा तो हम वो फ्रांस में उस समय, यूरोप में उस समय जो है 3 स्टेट के लोग चल रहे थे, अगर आपको याद होगा 9 क्लास में। तो उदारवाद कहता था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसी सरकार चुनना है जो सरकार निरंकुश शासन को हटाए और उदारवाद के साथ सरकार बने, निरंकुश शासन को हटाए और उदारवाद का सरकार बने। साथ साथ में पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिला हुआ है उस विशेष अधिकार को समाप्ति करे और संविधान के आधार पर संसदीय प्रतिनिधि, मतलब संसद के आधार पर संसदीय प्रतिनिधि चले, संसद भवन बने या संसद चले, संसद में सरकार बने, पक्ष हो विपक्ष हो, इन सारे के प्रतिनिधि चलते रहे। और उदारवाद में से ज्यादा मानना था कि सरकार ऐसी हो जो जनता के लिए हो और जनता के हितों के लिए बात करे, निरंकुश ना हो। यानी निरंकुशवाद का एक दूसरा सबसे, मतलब कह सकते हैं वो अपोजिट टर्म था उदारवाद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियना संधि 1815 में जो हुई थी उसका क्या उद्देश्य था। 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसका क्या उद्देश्य था, अगर आप देखेंगे ध्यान से। चलिए देखते हैं वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। तो वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन की युद्ध के दौरान हुए थे। वियना संधि में पहला ये उद्देश्य रखा गया था कि उन सारे गतिविधि को, उन सारे बदलाव को खत्म कर देना है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्ध के दौरान किए थे, वो सारे गलत हैं। दूसरा था बुर्बो राजवंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। बुर्बो राजवंश को सत्ता में पुनः से बहाल करना। बुर्बो राजवंश आएगा तो सत्ता में बहुत अच्छी उदारवादी नीति लेके आएगा, ऐसा विश्वास था, इसलिए बुर्बो राजवंश को सत्ता उस समय बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। और तीसरा मुख्य क्या था कि फ्रांस के सीमा पर कई ऐसे राज्य बना देना जिसके कारण, जैसे फ्रांस का ये सीमा है, इसके जगह पे यहाँ 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 कई राज्य बना देना जिससे फ्रांस का नया विस्तार ना हो सके और फ्रांस फैले ना और उससे दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को दिक्कत ना हो। ये 3 स्थितियां थी वियना संधि के उद्देश्य थे। जोल वेराइन क्या है? जोल वेराइन प्रसा की पहल पर 1834 में स्थापित की गई व्यापारिक शुल्क संघ था। ध्यान रखिएगा, ये क्या था? व्यापारिक शुल्क संघ, एक संघ था जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें लगभग सभी जर्मनी शामिल हुए थे। कहाँ बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जर्मन राज्य के द्वारा बनाया गया था। और ये प्रसा के पहल पर, प्रसा एक राज्य है उसके पहल पर बनाया गया था। इसमें सभी जर्मनी शामिल थे। और जोलवेराइन में जोलवेराइन का लक्ष्य था जर्मन लोगों के आर्थिक रूप से राष्ट्रीयता का बांध देना और इस संघ में बहुत सारे शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। और इसका जोलवेराइन संघ का क्या, मतलब कह सकते हैं जोलवेराइन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्रीयता में बांध देना, क्योंकि जर्मन लोग व्यापारी थे और वो राष्ट्रीयता की भावना को बहुत कम मानते थे। लेकिन इस संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उसको राष्ट्रीयता की भावना में बांध दें, और राष्ट्रीयता की भावना बांधने से क्या होगा, वो राष्ट्र के प्रति सोचेंगे, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनेंगे और साथ साथ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर देना। जितने बहुत सारे शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त करना एक मुख्य कारण था इसमें। मेजिनी कौन था? आप जानते होंगे इसे भी, चलिए देख लेते हैं। मेजिनी चलिए देखते हैं। मेजिनी इटली का एक क्रांतिकारी था, इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। क्या नाम है? मेजिनी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मतलब राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा उदार होने वाला क्रांतिकारी, जिसका जन्म 22 अक्टूबर 1807 में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1807 में हुआ था।
और ये कहाँ हुआ था जन्म उसका? जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा। आप जेनेवा संधि को भी जानते होंगे। यह एक कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। एक संगठन बनाया था इसने जिसका नाम था कार्बोनारी। क्या नाम था उसका? कार्बोनारी। और इस कार्बोनारी जैसे गुप्त संगठन का एक सदस्य था। उन्होंने दो और संगठन बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली और दूसरा का नाम था यंग यूरोप। ठीक है, याद रखेंगे, यंग इटली और दूसरा का नाम था यंग यूरोप। और ये दोनों संगठन जो है राष्ट्रवाद के प्रति भावनाओं के लिए बनाया गया था। तो आप एक बार याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे इस तरह कि मेजिनी कौन था? तो मेजिनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था। उसका जन्म 22 अक्टूबर 1807 में हुआ था। जेनेवा जगह में हुआ था। वह एक कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था और उसने अपने संगठन सदस्य रहने के बावजूद भी एक दो नई संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। ये दोनों संगठन उसने बनाया था और ये दोनों संगठन के द्वारा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को ऊपर ले जाने के लिए इसे बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेटरनिक युग क्या था? देखिए, अब मेटरनिक बहुत फेमस है चैप्टर में, अगर आपको पता होगा तो एक डायलॉग, मतलब एक उनका बात प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा है कि जब यूरोप छींकता है तो फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। उसी तरह मेटरनिक, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक के काल में इतिहास में मेटरनिक का युग सामने आता है। देखिए ध्यान से समझिए, 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यह क्या था? यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। चांसलर को राजा को कहते थे, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यह प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या कहते हैं कि इसका मानना था कि सरकार चलाओ लेकिन बदलाव नहीं करना है, नीति में कोई बदलाव नहीं करना है, जिस तरह चल रहा है चलने दो, जिस तरह चल रहा है चलने दो। अगर परिवर्तन होगा तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होगी, इसलिए परिवर्तन के घोर विरोधी में था। और इसलिए इसे हम लोग मेटरनिक के युग के नाम से जानते हैं। जर्मनी एकीकरण की क्या बाधाएं थी? ठीक है, जर्मनी में एकीकरण की बहुत सारी बाधाएं थी। उसमें से एक बाधा थी, ध्यान से देखिए, जर्मनी एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में 300 से ज्यादा टुकड़े में बटा हुआ था। बोल रहे कि जर्मनी लगभग जो है 300 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें एकीकृत करना एक बड़ी समस्या, क्योंकि 300 टुकड़ों को एक साथ जोड़ के जर्मनी बनाना था बहुत बड़ी पैमाने पर, बहुत गंभीर समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थवश गद्दी छोड़ने के तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रसा के अधीन होगा, बड़ी समस्या थी। दो चीजें थी, बड़ा राष्ट्र था, एक ऑस्ट्रिया एक प्रसा। ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? तो मेटरनिक था। तो ये समस्या था कि ऑस्ट्रिया का होगा कि प्रसा का होगा, ये दोनों गंभीर समस्याएं थी। दूसरी समस्या क्या थी? 300 राष्ट्र था, 300 अलग अलग देशों को मिलाना गंभीर समस्या थी। सभी राजाओं का अपना अपना हित था, उन हितों को तोड़कर नए राष्ट्र को बनाना समस्या था। तो इन काफी समस्याओं की, कह सकते हैं, जर्मनी में एकीकरण की समस्याएं थी। आगे देखते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सन 1815 ईस्वी में रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी बार बार ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है, रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू में युद्ध में हराया था। वाटरलू, आप ध्यान रखेंगे, युद्ध बहुत बार सवाल पूछता है कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था, तो वाटरलू नामक युद्ध में हराया गया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले और सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो यहाँ सवाल पूछा था कि मेजबानी किसने की थी? तो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी और इसके उस समय चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे। कब किया गया था? 1815 में किया गया था। किसने नेपोलियन को हराया था? तो रूस ने, ब्रिटेन ने, प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, चारों ने मिलके नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन बहुत बड़ा शासक था उस समय, अगर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। रूपक से आप क्या समझते हैं? जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाए तो रूपक कहा जाता है।
बोल रहे कि अगर कोई अमूर्त विचार, ऐसे विचार जो उसे मूर्ति के रूप में ढाया नहीं जा सकता, मतलब सामने नहीं लाया जा सकता है, उस जैसे स्वतंत्रता, अगर आप कहें स्वतंत्र कैसे दिखा पाएंगे आप, मुक्ति कैसे दिखा पाएंगे, ईर्ष्या कैसे दिखा पाएंगे, लालच किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है, उसे हम रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तो रूपक कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसा विचार जिसे सामान्य रूप से स्थापित करना संभव नहीं हो, उसे हम लोग दिखाया जाए, उसे किसी न किसी रूप में दर्शाया जा सकता है, इंगित किया जा सकता है, उसे हम लोग रूपक कहते हैं। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? आगे अगला सवाल इंपॉर्टेंट, निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? एक साझा नस्ली जनजातीय या संस्कृति, उद्गम या पृष्ठभूमि जिसका कोई समुदाय या पहचान नहीं मानता है। निर्जातीय जिसका कोई नस्ल ना हो, सिंपल निर्जातीय, जिसमें किसी प्रकार का कोई नस्लीय भेदभाव ना हो। एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसका कोई समुदाय अपनी पहचान नहीं मानता है। अगर कोई समुदाय कोई पहचान नहीं मानता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जातीय कहते हैं। आगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में, जिसमें 2 अंक की एक प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? चलिए देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस के अनेक विजय प्राप्त की। उन्हें 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया और उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता के लिए प्रसिद्ध था। बोल रहा है कि देखिए ध्यान से, नेपोलियन कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। कब बना था? तो 1804 में बना था। और इसने फ्रांस के ने अनेक राज्यों पर, अनेक देशों पर विजय प्राप्त किया था। इन्हें याद किया किस लिए किया था? तो उदारवाद नीति के लिए। इतना उदारवाद था कि जनता के हितों का भी ख्याल नहीं रखता था, कभी कभी जनता के हितों का ख्याल भी रखता था। शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई और कई सारे आचार संहिताएं इन्होंने लागू की थी। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनानायक भी था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन बहुत छोटा कद का था और ये बहुत अलग तरीके से जीवन इसका जीता था। तो हमें समझ में आया कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था और उसने फ्रांस के अनेक विजेता प्राप्त किए थे और 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। पहले सेना का नायक था, मतलब सेनापति था, फिर वो 1804 में राजा बन गया और उन्होंने उदारवादी शासन व्यवस्था अपनाई और आचार संहिता को कह सकते हैं लागू किया। तो आज हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न देखें, आगे क्लास में हम लोग इससे आगे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सवाल देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप संतुष्ट होंगे। और किसी तरह का आपको सुझाव या विचार आपके मन में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, किस तरह से चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है वो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आशा करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिसके कारण आपको हमेशा के लिए जब भी हम वीडियो नए डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। थैंक यू।